नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने हिमालय तंत्र की जो नदियां थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी तंत्र को, और उसके आगे हमने देखा था गंगा नदी के तंत्र को, फिर अंततः हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग जो है प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो है प्रत्येक नदी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देखेंगे, और ऐसी नदियों पर विशेष ध्यान देंगे जो यूपीएससी, पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल की क्लास में हम लोग ने जो पूर्वोत्तर भारत की नदी हमसे छूट गई थी, आज हम उन नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बराक नदी के बारे में। बराक नदी का उद्गम स्थल देखते हैं, जो मणिपुर का माउंट जपावो है वहां से निकलती है। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मणिपुर, वो यहाँ पर पड़ता है। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है। तो मणिपुर के माउंट जपावो से जो है ये बराक नदी उद्गमित होती है, और आगे चलकर जो है ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? मेघालय में प्रवेश करती है। और मेघालय में आप दो स्थानों के बारे में भली बात जानते हैं, चेरापूंजी और मानसीम राम, जहां पर भारत का विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 1200 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है, 1200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है मानसीम राम और चेरापूंजी में। वहां से ये होते हुए यहाँ पर इसकी बराक नदी बेसिन का निर्माण करती है। यहाँ पर बराक नदी बेसिन का निर्माण करती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। तब ये जो है सूरमा नदी के नाम से जानी जाती है, सूरमा के नाम से जानी जाती है। फिर आगे हमने देखा था कल की क्लास में राजशाही डिवीजन के बारे में। राजशाही डिवीजन के नीचे हमने देखा जब पद्मा जो है, पद्मा नदी से आगे हम देखते हैं चांदपुर के आसपास जो है ये सूरमा नदी इससे आके मिल जाती है, और इसकी संयुक्त धारा जो है मेघना नाम से जानी जाती है। जो मेघना ही होता है अंततः क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हम एक ब्रह्मपुत्र नदी का क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कल की क्लास में जो हमने देखा था कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है आसाम में आती है। तो सबसे पहले जब जो है ये जो है यांग्याब दर्रे से जो है ये भारत में एंटर करती है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पड़ता है सादिया, और सादिया से डुबरी तक के बीच में इसे देखते हैं, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और उसके आगे जो है ये जो है कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और सिक्किम से उत्तर से आती हुई जो है, जो तिब्बत से आती हुई तिस्ता नदी जो है इसमें मिल जाती है रंगपुर के पास जो है। तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर आगे राजशाही डिवीजन के पास मिलती है, किससे? पद्मा से मिल जाती है। तो आगे इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और अभी हमने देखा कि पद्मा जब सूरमा से मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा क्या होती है, मेघना नाम से जानी जाती है, और अंततः क्या होती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यह था ब्रह्मपुत्र नदी का क्विक रिवीजन। और हम लोग एक अन्य नदी भी देख लेते हैं। एक अन्य नदी है जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कालाधान नदी। कालाधान नदी के बारे में आप जानते हैं कि कालाधान पे भारत सरकार जो है मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम जो है इस पे काम कर रहा है। इसमें क्या है कि जो है आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आप इस तरीके से कुछ नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये क्या है, चिकन नेक है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये सिक्किम के पास देखेंगे, ये चिकन नेक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसका संपर्क हमारा यहाँ से होता है। अगर ये वाला जो गलियारा है, जो छोटा सा हिस्सा है, जो भारत का चिकन नेक है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर जो है लंबा है। अगर ये जो हमारा क्या होता है, भारत के जितना भी जो है ट्रांसपोर्ट होता है नॉर्थ ईस्ट की ओर जो देखते हैं, वो इसी रास्ते से होता है। अगर किसी कारणवश ये संपर्क टूट जाता है तो भारत का संपर्क नॉर्थ ईस्ट से टूट जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए भारत ने इसके विकल्प तलाशना शुरू किया। अभी आप देखते हैं भारत बांग्लादेश के साथ जो है संपर्क बढ़ा रहा है, जैसे रेल लाइनों का विकास। तो ये जो मैत्री परियोजना के तहत आप देखते हैं रेल लाइन डेवलप कर रहा है। और जो है BBIN आपने सुना होगा, BBIN ये परियोजना जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान और जो है नेपाल के बीच में चल रही है। इस परियोजना में क्या देखा जाता है
कि ये जो चारों देश हैं ये अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसके अलावा आप देखते हैं जो कालादान मल्टी मॉडल रिवर है ये कहाँ से बहती हुई है, मणिपुर से बहती हुई क्या होता है, ये म्यांमार के रास्ते जो है बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो भारत ने क्या किया कि ये जो कलकत्ता देख रहे हैं, कलकत्ता से डायरेक्ट सी रूट के थ्रू जो है इसे जो है सितवे पोर्ट के पास जोड़ा जाएगा। सितवे पोर्ट कहाँ पर है, सितवे पोर्ट म्यांमार में पड़ता है। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ दूर सड़क बनाई जाएगी, फिर जो है आगे जो है फिर इसी नदी के सहारे जो है आगे जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है जो भारतीय जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कहाँ पहुंचाई जाएंगी, वो पहुंचाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग जो है भारत तैयार कर रहा है। तो कालादान नदी कहाँ से निकली हुई है, कालादान नदी निकली हुई है मणिपुर से, और कहाँ पर ये गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये था पूर्वोत्तर की कुछ अन्य नदियां जो कल हम क्लास में छूट गया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत की नदियां कौन कौन सी हैं। तो प्रवाह के आधार पर हम लोग इसका विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं उत्तर की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, अरब सागर में कौन कौन सी प्रवाहित होती है, और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी प्रवाहित होती है। देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो गंगा या यमुना की सहायक नदियां हैं। तो गंगा और यमुना की सहायक नदियों में जैसे आप ये देखते हैं, ये जो नदियां हैं चंबल, काली सिंध और केन और बतवा, ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। और आगे देखते हैं सोन हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, फल्गु, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और आगे हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखते हैं कि आप जानते हैं कि अरब सागर की ओर ये प्रवाहित होती है। और इसके बारे में एक तथ्य जान लीजिए कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी, जो सबसे लंबी नदी कह सकते हैं, सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। फिर इसी के बाद देखते हैं ये निकलती है अमरकंटक पर्वत से, और ये निकलती जो है बैतूल पर्वत से निकलती है, बैतूल के पठार के पास से निकलती है। माही नदी विंध्य श्रेणियों से निकलती है। फिर आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां, उसमें स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगई है, और कुछ अन्य नदियां हैं जिन्हें हम मैप बनाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज की क्लास में जो है चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो महत्व जरूर रखती हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा देखते हैं अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी, नर्मदा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है परीक्षा की दृष्टि से। तापी नदी हो या माही नदी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार कर्क रेखा को जो है आप देखते हैं जब ये विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती है तो आप देखते हैं एक बार जो है पहले कर्क रेखा को काटती है, फिर दोबारा कर्क रेखा को काटते हुए खंबात की खाड़ी में क्या होता है, ये अपने जल को विसर्जित कर देती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास चंबल से, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं क्या चंबल नदी या फिर जो है जो बेतवा या केन नदी, इनसे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाँ बिल्कुल, एमपीपीसीएस के 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। इसमें शिप्रा नदी, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो इसका आंसर है बेतवा नदी, क्योंकि बेतवा नदी यमुना की सहायक है, ये चंबल में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन था बेतवा नदी नहीं मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, सॉरी, इसमें गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन नदी से। तो इसका आंसर है यमुना। तो यही कुछ एक क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चंबल नदी, फिर देखेंगे थोड़ा सा केन नदी के बारे में और बेतवा नदी के बारे में, फिर उसके बाद नर्मदा और तापी और माही के बारे में देखेंगे, फिर इससे साबरमती या अन्य नदियां जो कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, और उसके अलावा अंततः हम लोग बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रायद्वीप भारत की नदियां जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी उसमें मुख्य हमने बताया था, जिसमें चंबल था, सोन था, बेतवा है, केन है, काली सिंध है, फल्गु है, पुनपुन है, ये जो सारी नदियां थी उसमें मुख्य नदियां हम जो देख रहे हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चंबल नदी से। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव हिल्स, जो कि माऊ इंदौर क्षेत्र में पड़ता है, यानी इंदौर डिस्ट्रिक्ट के माऊ में जो है जनापाव हिल्स पड़ती हैं। इंदौर कहाँ पड़ता है,
मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से क्या होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। तो चंबल नदी की एक सहायक नदी सबसे पहले जो मिलती है वो क्षिप्रा नदी है। आप क्षिप्रा नदी के बारे में जानते हैं कि इसके किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम उज्जैन है, और उज्जैन में आप जानते हैं कि जो है महाकाल का मंदिर है, जो महादेव का मंदिर है। और वहां से क्या होता है, वहां पर हर 12 वर्ष पे कुंभ और हर 6 वर्ष पे जो है अर्ध कुंभ का जो है आयोजन किया जाता है। फिर जब आगे जो है चंबल रिवर गुजरती है तो आप जानते ही हैं कि गांधी सागर डैम का यहाँ इस पर जो है गांधी सागर डैम बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे मध्य प्रदेश की सीमा से आगे क्रॉस करके ये राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां पर आप देखते हैं राणा प्रताप सागर और जो है जवाहर सागर और जो है कोटा बैराज स्थित है। यानी कि इस पे 4 बांध बने हुए हैं। आप देखिए गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है ये जो है राजस्थान में स्थित है। फिर आगे जो है इसकी सहायक नदी हम लोग देख लेते कौन कौन सी हैं। काली सिंध, पार्वती, कूनो नदी और बनास नदी। बनास नदी अरावली से निकलती है। कूनो नदी के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, जो कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर अभी कुछ दिन ही पहले जो है प्रोजेक्ट ईटा के तहत जो है भारत सरकार द्वारा अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पर छोड़ा गया है। वो कहां पर छोड़ा गया है, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कूनो नदी के अपोहित क्षेत्र पर स्थित है। और ये जो चंबल नदी है कहां से प्रवाहित होती है, आप इसे देखते हैं मालवा का पठार हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मालवा का जो पठार है वो जो है चंबल नदी से अपोहित क्षेत्र है। और जो है चंबल नदी क्या करती है, बहुत बड़े बड़े महाखंड का निर्माण करती है। यहाँ की मृदा उतनी उपजाऊ नहीं है। इसका रीजन है कि चंबल के द्वारा जो है काफी ज्यादा यहाँ पर मृदा का अपर्दन किया जाना है। और ये जो अंततः जो है इटावा के पास जो है यमुना नदी मिल जाती है, यमुना के साथ मिल जाती है। और जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि चंबल नदी पर ही आप देखते हैं चंबल अभ्यारण्य भी बना हुआ है। चंबल अभ्यारण्य किससे रिलेटेड है, आप लोग जरा कमेंट में बताइए। चंबल अभ्यारण्य संबंधित है घड़ियाल से। घड़ियाल जो कि एक मगरमच्छ की प्रजाति है। आप जानते हैं कि भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, और तीनों कहां पर पाई जाती है, तीनों उड़ीसा में ही पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, वो उड़ीसा में पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी कहां से ओरिजिन होता है, इसका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास जो है आकर जो है ये जो है यमुना के साथ मिल जाती है। इसमें जो है 2 शहर बसे हुए हैं, सांची और ओरछा। और साथ साथ ये भी देखते हैं ये झांसी से होकर भी गुजरती है। और इस पे डैम की बात करी जाए, माता टीला डैम, राजघाट डैम और सुकमा डुकमा जैसे डैम बने हुए हैं। और इसकी एक सहायक नदी आप देख लीजिए दसान नदी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी एमपी के सतना, मध्य प्रदेश के सतना से, सतना जो शहर है उसके कैमूर हिल से निकली हुई है, और ये आगे बांदा में जो है आकर यमुना नदी के साथ मिल जाती है। और इसी पर क्या स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व। केन अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। केन में भी घड़ियाल का प्रजनन यहाँ पर घड़ियाल के लिए फेमस है केन अभ्यारण्य। फिर अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि भारत सरकार द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना भी इसी पर ही, इन्हीं 2 नदियों के बीच में बनाई जा रही है, जो कि भारत की जो है पहली जो है नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अमरकंटक हिल से जो है सोन नदी निकलती है। और सोन नदी कहां पर मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है, बिहार में मिलती है ये। और जो है इसकी एक सहायक नदी भी आप देखेंगे रिहंद नदी है। और इसी रिहंद नदी पे आप जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बना हुआ है। ये जो नदियां हैं ये जो है प्रायद्वीप भारत से, यानी ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे यह विंध्य पर्वत श्रेणियां होंगी। इसके उत्तर में देखिए ये जो नदियां हैं प्रवाहित होकर कहाँ जा रही हैं, यमुना में मिल जा रही हैं, और कुछ नदियां जो है गंगा में मिल जा रही हैं। तो पहला जो हमने इसका पार्ट देख लिया प्रायद्वीप भारत की ऐसी नदियां
जो कि जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ये वो नदियां हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं नर्मदा नदी और जो है अन्य जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनके बारे में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो ये क्या है, ये अरब सागर है, अरब सागर है। और ये क्या है, खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है और ये अरब सागर है। तो आप देखते हैं सबसे पहले भादर नदी को, तो भादर नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी है सतरंजी नदी, ये सतरंजी नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, ये भी खंबात की खाड़ी में गुजरती है। और ये सारी नदियां कहाँ हैं, गुजरात क्षेत्र से होकर बहती है। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी के पास आके गिरती है। ताप्ती नदी भी यहीं पर आके गिरती है। उल्लास नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है। मांडवी और जुआरी जो है, ये जो नदियां हैं ये गोवा की नदियां हैं, ये भी अरब सागर में गिरती हैं। सारावती, गंगावेली, कुमारधर, भरतपुजा या पोन्नानी और ये पेरियार नदी, ये सारी नदियां कहाँ पर हैं, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आप कोशिश करिएगा ये आप जो अपनी कॉपी में बना ले, ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। आप एक ही बार में सारी नदियां आराम से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले भादर नदी से, विक्रमवार सभी नदियों को हम लोग अभी देखेंगे। तो भादर नदी कहाँ से देखते हैं, इसका उद्गम जो है गुजरात के राजकोट के पास जसदन जो है झील पड़ती है, जसदन क्षेत्र पड़ता है। और सौराष्ट्र से, जो गुजरात का ये वाला भाग है, सौराष्ट्र से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। आगे की नदी है सतरंजी नदी। सतरंजी नदी जो है दहकवा गुजरात से निकलती है और इस पर कौन सा बांध स्थित है, पाली ताना बांध स्थित है। और ये कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, अरावली, जो राजस्थान के अरावली में जस समुद्र झील है या फिर जसमंद झील भी बोलते हैं कुछ लोग, यहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे आप जानते हैं कि अहमदाबाद शहर स्थित है और जो है ये जो है साबरमती रिवर फ्रंट के लिए प्रसिद्ध है। माही नदी के बारे में देख लेते हैं। माही नदी आप यहाँ पर मैप पे देखिए, ये कहाँ से निकली हुई है, मेहर झील मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है वहां से निकली हुई है। और इसकी एक खास बात यह है कि जैसे ही आप जानते हैं भारत की कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, तो जो है माही नदी क्या करती है, भारत ये जो है मेहर झील से निकलती है, पहले एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर जो है कर्क रेखा को काटती है और फिर अंततः क्या होती है, खंबात की गाड़ी पे गिर जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो 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 है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप उसको बताएंगे कि ये जो है नदी माही है। एक लिम्पोपो नदी है, ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो अभी उसको हम लोग जब विश्व का मानचित्र नदियां पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तथ्य आप जरूर याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की एकमात्र नदी है। इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, इस पर बजाज सागर डैम बना हुआ है और ये भी आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में, तापी नदी या फिर ताप्ती नदी के बारे में। ये क्या है, तापी नदी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1312 किलोमीटर है। लगभग कितनी है, इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। और बात करें तापी की तो इसकी है करीब 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पहले हम लोग नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी यहाँ देखिए, ये कहाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी ये भी जो है पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें इसमें कुछ तथ्य की, तो नर्मदा नदी है ये जो है अरब सागर में गिरने वाली जो पश्चिम की ओर बहने सबसे लंबी नदी है। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, अमरकंटक स्थित है सतपुड़ा शिरडी की माइकाल रेंज पर, आप जानते हैं अमरकंटक स्थित है। वहीं से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जब निकलने का, ये कहाँ, एमपी के
एक शहडोल जिला पड़ता है, शहडोल जिले से निकलती है। तो यहाँ पर जब आती है तो जबलपुर में जब ये प्रवेश करती है तो वहां पर जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां देखिए, इसमें शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी और गई नदियां इससे जो है दक्षिण से आकर मिलती हैं। वरना नदी, कोलार नदी, मान नदी और हिरण नदी इससे उत्तर की ओर से आकर मिल जाती हैं। अब ये बात होती है कि पश्चिम की ओर क्यों प्रवाहित होती है। देखिए इसके उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसके पूर्व में हम लोग देखते हैं अमरकंटक या माइकाल रेंज है और पश्चिम में इसके जो है खंबात की खाड़ी है। इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले का मुख्य कारण है ये जो है भ्रंश की घाटी का निर्माण करती है। ये भ्रंश का निर्माण करती है इसके बीच में, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो नदी है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यदि आपसे ये कारण पूछा जाए कि आखिर जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर क्यों प्रवाहित होती है, अरब सागर की ओर क्यों प्रवाहित होती है, बाकी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, या फिर जो है आप देखते हैं कि जो है बंगाल की खाड़ी ओर प्रवाहित होती है, तो आप इसका कारण बताएंगे कि भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण, भ्रंश से बहने के कारण क्या होती है, ये नदियां जो है ये नदी पश्चिम की ओर जाकर बहकर खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके दक्षिण में आएंगे तो सतपुड़ा श्रेणी पड़ती है और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही आती है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी के मुल्ताई से, जो कि बैतूल जिले एमपी में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां से जो है तापी नदी का उद्गम होता है। ये लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी अरुणावती है, गिरना नदी है, बोरी नदी है और जो है इसके दक्षिण में आएंगे तो दक्कन का पठार से जो है यहाँ पर दक्कन का पठार पाया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे अजंता, सातमाला, हरिश्चंद्र, कुछ ऐसी पहाड़ियां आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। अब हम लोग जो अन्य नदियां हैं उनको भी जो है फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए अन्य नदियों को देख लेते हैं, जिसमें उल्लास, मांडवी, जुआरी, सारावती, गंगावेली, कुमारधर, भरतपुजा और पेरियार प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उल्लास नदी के बारे में। उल्लास नदी बहती है वेस्टर्न घाट से निकलती है महाराष्ट्र से, जो कि उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र है, वहां से निकलती है। मुंबई और ठाणे क्षेत्रों से ये जो अपवहित होती है और अंततः अरब सागर में जो है गिर जाती है। देखिए मुंबई और ठाणे क्षेत्र को जो है पीने का जल कहाँ से मिलता है, वो उल्लास नदी से ही मिलता है। फिर बात करते हैं मांडवी नदी और जुआरी नदी की। ये दोनों कहाँ पर अपवहित होती हैं, दोनों ही गोवा में अपवहित होती हैं। मांडवी को जो है लाइफलाइन ऑफ गोवा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा कौन है, वो है मांडवी नदी। और इसका उद्गम क्षेत्र देखते हैं, जम्बोती घाट एक क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगाम में एक जम्बोती घाट पड़ता है, वहां से निकलती है और जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। फिर जुआरी नदी की बात करी जाए तो जुआरी नदी निकलती है वेस्टर्न घाट से और ये जो है सब मतलब देखा जाए अपवा क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोवा की, वो जुआरी नदी है और इसी पर वास्को डी गामा बंदरगाह भी स्थित है। और मांडवी नदी और जुआरी नदी को जोड़ने वाली एक नहर है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबर जुआ नहर। तो कंबर जुआ नहर किसके बीच में है, मांडवी और जुआरी नदियों के मध्य स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं सारावती रिवर। तो सारावती रिवर कहाँ है, कर्नाटक के शिमोगा में जो है अंबु तीर्थ एक स्थान पड़ता है, वहां से ये निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसको हम लोग, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात है वो कहाँ पर अपवहित होता है, वह कहाँ पर गिरता है या किस नदी पर है, वो जो है सारावती नदी पर है। आगे हम लोग देते हैं कुमारधर नदी को। उसके पहले हम लोग गंगावेली नदी को देख लेते हैं। गंगावेली नदी जो है वेस्टर्न घाट कर्नाटक से निकलती है और जो है अरब सागर में गिर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कुमारधर नदी। कुमारधर नदी है वो कुद्रेमुख से निकलती है। कुद्रेमुख आप जानते ही हैं कि बाबा बुदन हिल्स है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है, उससे निकलती है और जो है वेस्टर्न घाट पर जो है गिरने वाली जो है कर्नाटक की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, वो है कुमारधर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है पश्चिमी घाट में जो है कर्नाटक की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है जो वेस्टर्न घाट से निकलकर जो है अरब सागर में गिरती है, तो आप बताएंगे जो है कर्नाटक की वो नदी है कुमारधर और ये मैंगलोरू पर इसका मुहाना है। और आगे हम लोग देखते हैं पेरियार नदी। देखिए पेरियार नदी यहाँ पर है,
ये कहाँ से निकली हुई है? ये भी जो है वेस्टर्न घाट से निकली हुई, यानी पश्चिमी घाट के अन्नामलाई से निकली हुई है। इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। इस पर इडुक्की डैम बना हुआ है और इस पर आगे आप देखेंगे पेरियार लेक और वेम्बनाड लेक भी इसी पर स्थित है। तो पेरियार लेक पूछा जाए या फिर जो है वेम्बनाड लेक पूछा जाए, ये कहाँ स्थित है? ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं भरतपुझा या फिर पोन्नानी रिवर, ये भी अन्नामलाई से निकलती है और इसका अपवा क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में है और केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो ये आपने देखा कि अरब सागर की ओर गिरने वाली कौन कौन सी नदी हमने देखा था? भादर नदी, शतरंजी नदी, साबरमती नदी, माही नदी देखा। माही नदी के बारे में हमने देखा था कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और आप देखे हैं कि ये इसके उत्तर में जो है विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जो है इसके जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी थी और तापी उत्तर में जो है सतपुड़ा है और दक्षिण में जो है दक्कन का पठार। ये दोनों जो है नदियां भ्रंश घाटी से होकर निकलती हैं और यहाँ पर क्या होता है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या है? एस्चुरी का निर्माण कर देती हैं, यानी यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्या होता है? यहाँ जब आती हैं तो इस जगह की जो चट्टाने या फिर कह सकते हो जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और यहाँ पर क्या होता है? इनमें जो इतना अवसाद नहीं होता है कि यहाँ पर जो है आके इकट्ठा कर सके। तो क्या होता है कि और इस जगह की जो संरचना है वो चट्टानी प्रकृति की है, तो इस वजह से जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ये उल्लास नदी महाराष्ट्र में मुंबई और थाने के पास बहती है। मांडवी नदी, जुआरी नदी हमने देखा गोवा में, सारावती, गंगा वैली और कुमारधर ये नदी हमने कर्नाटक में देखा। भारतपुजा और पेरियार ये केरल में हमने देखा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पश्चिमी घाट की डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टान के ऊपर से अपवहित होती हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वे तीव्र मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, यहीं से ये नदियां निकलती हैं और जो है वेस्टर्न घाट की प्रकृति कैसे आप देखते ही हैं कि ऐसे ढाल नुमा संरचना ऐसे बनाता है। तो आप जो नदियां होती हैं वो तीव्र गति से आकर जो है अरब सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण इसका यह दिया हुआ है, नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों सही है, क्योंकि नर्मदा और तापी के बीच में हमने देखा था कि उत्तर में इसके जो है विंध्य पर्वत श्रेणी थी, दक्षिण में इसके सतपुड़ा थी और तापी के दक्षिण में आप देखते हैं दक्कन का पठार है और दोनों नदियां क्या होती हैं? ये जो है भ्रंश घाटी से होकर ही बहती हैं। अगला है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य नदियां प्रायद्वीपी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? मतलब पूछा गया नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है जबकि अन्य जो प्रायद्वीप की बड़ी नदियां वो पूर्व की ओर बहती है। तो इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले में यह बताया गया कि यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। अगला है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो देखिए कि पहला जो स्टेटमेंट है रिफ्ट घाटी में बहती है, बिल्कुल रिफ्ट घाटी में बहती है। दूसरा है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी सही है। नर्मदा की बात हो रही। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नहीं, भूमि का ढलान मध्य भारत से क्या होता है? पूर्व की ओर है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये आईएएस के प्री 2013 में पूछा गया था। इसी तरह एमपीपीसीएस 2014 में नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? आप बताएंगे सतपुड़ा और विंध्य के बीच में। इसी प्रकार अन्य भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में पूछा गया था। आप बताएंगे कि इसमें जो है ताप्ती नदी है, जिसमें कावेरी, यमुना, सोन और ताप्ती रिहंद है। इसमें ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी नर्मदा, तापी और अन्य नदियों से आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से क्या होता है
ये अपवाह तंत्र में आप नर्मदा तापी विशेषकर जिसको मैंने विस्तृत रूप से पढ़ा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।